नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकारी स्कूलों की आधारशिला रखते हुए कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य है। सीएम केजरीवाल का कहना है कि पिछले 8 वर्षों से उनकी सरकार दिल्ली के बजट का 40% हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करती है, जबकि केंद्र सरकार सिर्फ 4% ही खर्च करती है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में कहीं आपको स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में लेबोरेटरी, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, स्टाफ रूम, एक्टिविटी रूम, पता नहीं क्या क्या इतनी सुविधाएं मिल रही हैं जो प्राइवेट स्कूलों में आज आपको कहीं नहीं मिलेंगी, जो सरकारी स्कूलों के अंदर आज आपको सुविधाएं मिल रही हैं। यह संभव हो पाया क्योंकि हम दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा बजट शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं। अभी अभी केंद्र सरकार ने अपना बजट लेके आई है। केंद्र सरकार पूरे देश का बजट अभी अभी आया, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। पूरे देश पे केंद्र सरकार स्कूलों और अस्पताल के ऊपर 4% बजट खर्च कर रही है। पूरे देश का 4% बजट स्कूल और अस्पताल पे केंद्र सरकार। दिल्ली सरकार पिछले 8 साल से हर साल 40% बजट अपना स्कूल और अस्पताल पे खर्च करते हैं। 40%। पैसा खर्च नहीं करेंगे तो स्कूल ठीक कैसे होंगे? अपने आप तो होंगे नहीं, पैसा खर्च करना पड़ता है। हम 40% दिल्ली का बजट स्कूल और अस्पताल पे खर्च करते हैं। केंद्र सरकार केवल 4% करती है। मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता हूं। आप सब लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूं। आपके बच्चों को मैं अपना बच्चा मानता हूं। और मैंने कसम खाई है, मेरे को भगवान ने किस्मत से सब कुछ दिया जिंदगी में। मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली है। मैंने कसम खाई है, जो शिक्षा मेरे देश ने मेरे बच्चों को दी, जो शिक्षा मेरे देश ने मेरे को दी, वैसी ही अच्छी शिक्षा इस देश के हर बच्चे को मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं काम करता रहूंगा। हम अपना परिवार पालते हैं। परिवार में चाहे कोई आदमी कितना भी गरीब क्यों ना हो, गरीब से गरीब आदमी क्यों ना हो, सबसे पहले वो क्या करता है? अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहता है। अपने को रोटी ना मिले ना मिले, बच्चों को पूरी रोटी मिलनी चाहिए, बच्चों को दूध मिलना चाहिए, बच्चों को फल मिलने चाहिए, बच्चों को ठीक से सब्जी मिलनी चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीब से गरीब आदमी भी सोचता है, एक टाइम की रोटी कम खा लूंगा, मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, है कि नहीं है? सबसे पहले आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। वही हमने अपने दिल्ली सरकार में अपनाया है कि 2 सड़क कम बना देंगे, पहले अपने सारे दिल्ली के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा का इंतजाम करेंगे। अपने 2 करोड़ लोगों को मैं एक परिवार मानता हूं। एक परिवार में जैसे सबसे पहले हम अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा का इंतजाम करते हैं, हम ये सोचते हैं भाई मेरे को तो जिंदगी में कुछ मिला नहीं मिला, भगवान ने दिया नहीं दिया, मेरे बच्चे बड़े होके अच्छे बन जाएं, इन बच्चों को अच्छा भविष्य मिल जाए। ऐसे ही मैं भी सोचता हूं कि दिल्ली के 2 करोड़ मेरे जो लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, इनके बच्चों को अच्छी। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में INDIA अलायंस के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने गठबंधन से नाता तोड़कर पहले ही NDA का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं AIM ने भी इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर AIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है। गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने के मामले में गुजरात पुलिस ने रविवार को मुंबई के रहने वाले इस्लामिक उपदेशक मौलाना सलमान अजहरी को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों के अनुसार गुजरात पुलिस ने रविवार शाम को मुफ्ती सलमान अजहरी की रिमांड मांगी थी और मुंबई की एक अदालत ने रविवार शाम को उन्हें ट्रांजिट रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस को उन्हें जूनागढ़ ले जाने की अनुमति दे दी। फिलहाल कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भारतीय सेना से जुड़े गोपनीय दस्तावेज मुहैया करवाने वाले
भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी शख्स की पहचान सत्येंद्र सिवाल के तौर पर हुई, जो कि यूपी के हापुड़ जिले का रहने वाला है। आरोपी शख्स विदेश मंत्रालय में एमटीएस के पद पर कार्यरत था और वर्तमान में रूस स्थित भारतीय दूतावास में नियुक्त था। यूपी एटीएस को विभिन्न गोपनीय स्रोतों से जानकारी मिली कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलों द्वारा कुछ नाम के व्यक्तियों से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों से बहला फुसलाकर और पैसे का लालच देकर भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी मुहैया करवाई जा रही है। पिछले कुछ वक्त से लगातार यूसीसी की बात हो रही है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने वाला है। अब अपडेट ये है कि उत्तराखंड में धामी सरकार ने एक कैबिनेट मीटिंग की, जहां यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड विधानसभा में एक विशेष सत्र बुलाया गया। अब यूसीसी तैयार तो हो गया है और इसे विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा। इसके बाद इसको पारित कर कानून बना दिया जाएगा और ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। 5 फरवरी यानी आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर भी कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की गई थी। आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे और विधेयक बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। यूसीसी एक ऐसा मसला है, जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं उन तमाम को ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा, क्योंकि सबके अपने लॉज हैं। जैन धर्म के अलग लॉज हैं, बुद्धिस्ट के अलग हैं, सिखों के अलग हैं, ईसाइयों के अलग हैं, पारसियों के अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं, हिंदुओं के अलग हैं। तो इन तमाम जो भी धार्मिक लॉज हैं उनको इकट्ठा कैसे किया जा सकता है? आपकी पूजा पद्धति अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है। ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं और होंगी और रहेंगी। इसको कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई ये जो है सब एक समान हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब देखिए जैसे क्रिमिनल केसेस होते हैं वो सबके लिए बराबर हैं। सिविल में आप चले जाइए कोर्ट में, सबके लिए केस बराबर है। तो कॉमन सिविल कोड लाकर ये बताना और जताना क्या चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमानों से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा, और वो अपील ये है कि अब मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, किसानों ने 1.5 साल संघर्ष किया, 3 बिल वापस हो गए, कुर्बानी देनी पड़ी। मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है तो जैसे आपने सुना होगा कि अभी 600 साल पुरानी मस्जिद मेहरौली में डीडी ने डेमोलिश कर दी बिना नोटिस के। ज्ञानवापी में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है मुसलमान अगर तमाशाई बन के देखता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के कदम आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश में कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जिससे किसी का नुकसान हो या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचे, सिर्फ इसलिए कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है हम सड़कों पर निकलें और सरकार के खिलाफ हम सामने आएँ और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ऐसे में राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त करना चाहती है, लेकिन हम विश्वास मत जीतेंगे। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। रामगढ़ में राज रुके हुए थे। रामगढ़ में 1940 में एक बहुत ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। एक ऐतिहासिक जगह है रामगढ़। आज हम रांची जा रहे हैं। रांची में दोपहर को राहुल गांधी जी एक बहुत बड़ी विशाल महासभा को संबोधित करेंगे। वो आज का मुख्य कार्यक्रम पब्लिक रैली ही है। पर आज तो झारखंड में सुबह विधानसभा में मत जो विश्वास मत प्राप्त करना है चंपई सोरेन जी को, वो होगा। देखिए, ये 28 जनवरी को नीतीश कुमार जी इस्तीफा देते हैं। 28 जनवरी को ही नीतीश कुमार जी को फिर से
सीएम पद के लिए शपथ दिया जाता है। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं। 2 दिन लगते हैं चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में, और उनको सिर्फ 5 फरवरी तक समय दिया जाता है कि आप विश्वास मत जीतो। नीतीश कुमार जी को 12 फरवरी तक समय दिया गया है। ये क्यों? क्योंकि बीजेपी का मानना है कि झारखंड में एमएलए का लेन देन आसान होगा और हम इंडिया ब्लॉक को यहाँ तोड़ेंगे। वो इसमें विफल होंगे। हमारे पास बहुमत है और बीजेपी की जो ऑपरेशन लोटस है वो सफल नहीं होगा। बिहार में भी वो प्रयास की जा रही है कि इंडिया गठबंधन के कुछ एमएलए एनडीए में शामिल हो, वो भी असफल होगा। वहाँ 12 फरवरी तक समय दिया गया है, यहाँ सिर्फ 5 फरवरी तक समय दिया गया है। आपको उम्मीद है कि यहाँ पे आसानी से बहुमत पास कर लेंगे आप? बिल्कुल, विश्वास मत हम जरूर जीतेंगे आज झारखंड में, बिल्कुल, इसमें कोई बात दो राय नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों ने अपने भारत दौरे पर कुछ दिनों बाद ही भारत की सराहना की। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अपनी हालिया भारत यात्रा की झलकियां दिखाते हुए एक वीडियो शेयर किया। भारत की ताकत को स्वीकार करते हुए मैक्रों ने कहा कि भारत दुनिया के बदलाव में अग्रिम पंक्ति रहने वाला है। इतना ही नहीं, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर भी प्रकाश डाला है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब दिल्ली की एक अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 22 फरवरी तक बढ़ा दी है। दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में आबकारी नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की एक आज पेशी हुई। बाद में अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। अब मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं। लगभग पूरी मुंबई लूट ली गई है। पूरी लूट गुजरात में जा रही है। केवल महाराष्ट्र से ही नहीं, पूरे देश से लूट कर जो कुछ भी मिल सकता है वो पूरा एक राज्य में जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं महाराष्ट्र में आ रहा हूं तो लोग डर जाते हैं। महाराष्ट्र से गुजरात में जो बिजनेस व्यापार है क्या ले जाया जा सकता है, इसको लेकर हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि हम दुश्मन नहीं हैं। हम किसी के दुश्मन नहीं है। ये देश की राजनीति है। हम लोकतंत्र बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। प्रधानमंत्री बार बार महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप महाराष्ट्र को क्या लेकर आ रहे हो? जब यहां आते हो तो राज्य की जनता डर जाती है, मुंबई के लोग डरते हैं। अब यहां से क्या खींच कर लेके जाएंगे? लगभग पूरी मुंबई की लूट हो गई है। पूरी लूट गुजरात में जा रही है, एक राज्य में जा रही है। सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, पूरे देश से जो भी मिल सकता है लूट में, वो पूरा एक राज्य में जा रहा है। तो अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं महाराष्ट्र में आ रहा हूं तो लोग डर जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम की बात करें तो बारिश के बाद मौसम साफ होता दिखा है। ठंड में ज्यादा कमी तो नहीं आई है, लेकिन दिल्ली की हवा की गुणवत्ता जरूर साफ हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर बुलेटिन के अनुसार शनिवार को राजधानी का AQI 200 रहा था। बताया जा रहा है कि 4 से 6 फरवरी के बीच ये सामान्य स्तर पर रहने वाला है। वहीं पूरे उत्तर भारत की बात करें तो पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को हुए बारिश के बाद मौसम साफ दिखा, लेकिन सर्द हवाओं के कारण ठंडक महसूस की गई। दिल्ली में बारिश होने से कोहरे से भी राहत मिली है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।